बच्चों आज हम बात करेंगे लेंसेज की और लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। लेंसेज जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को बाउंड किया जाए कर्व सरफेसेस के बीच, हो सकता है एक सरफेस कर्व ना हो पर एटलीस्ट एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस को कर्व होना जरूरी है। तो वो जो डिवाइस बनता है जिसमें अगर एबिलिटी आ गई है रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की, तो इस डिवाइस को हम कहते हैं लेंस। तो लेंस से हम ऑप्टिक्स में क्या क्या कर सकते हैं? तो बच्चों कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइवर्जेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेंस वो डिवाइस है जो कि रेस को इकट्ठा कर सकता है, समेट सकता है, तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। या रेस को फैला सकता है तो हम उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो इस लेंस के क्या क्या यूज हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको समझने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, और इस पर बेस कई तरह के सवाल बनते हैं जो कंपटीशन में नीट जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। तो हम पहले इसे डिराइव करना सीखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग डिराइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हेडिंग 3 मार्क में, 3 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लेंस। इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि लेंस बनाने के लिए पर्टिकुलर लेंस, पर्टिकुलर फोकल लेंथ, पर्टिकुलर पावर का लेंस बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास एक ग्लास का ब्लैंक होता है या क्वार्ट्ज का, और आजकल फाइबर के लेंस भी बन रहे हैं। तो उसमें प्रॉपर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंपार्ट करनी होती है, जिससे उसमें रेस को, लाइट रेस को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की एबिलिटी डेवलप हो पाती। तो ये कैसे होता है और इसके लाइफ में प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं, वो सब हम समझेंगे। समझने से पहले हम इसको डिराइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूले को, और इसके लिए जो प्री रिक्विसाइट है, यानी आपको पहले से पता होना चाहिए, प्रीवियस आर्टिकल जो हमने पढ़ा वो था रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस। यानी जब लाइट आती है किसी कर्व सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद किस तरह से वो बैंड होती है, कहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो रेफरेंस साइड में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी अपने रेफरेंस साइड में पेज के लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला रिकॉल करें। अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व किए हैं तो आपको याद होगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखा रहा हूँ n से, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, जहां पे r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और v इमेज के डिस्टेंस है। तो अभी इसकी मदद हमको लेनी है लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। और आप जानते हैं कि हर डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है, थोड़ी मैथमेटिक्स होती है और एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। अगर वो फाइनल रिजल्ट आपको पहले से याद है और डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आता है, तो मान लीजिए आपका डेरिवेशन तैयार हो गया। तो अभी आज लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करके हम क्या रिजल्ट निकालने वाले हैं? तो वो रिजल्ट अगर आपको पहले से याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/f में f है फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ के लिए रिलेशन निकालने वाले हैं, इक्वल टू ब्रैकेट में n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर r1 और r2 जो है रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दो अलग अलग सरफेसेस जो लेंस की है उसके लिए, और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम कह सकते हैं, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो लेंस इन जनरल हम बात कर रहे हैं आज कॉन्वेक्स लेंस की, और ये डेरिवेशन भी हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए करना है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों सरफेसेस कैसी हैं? कॉन्वेक्स हैं। तो रे डायग्राम बनाएंगे बच्चों।
लॉजिकल सीक्वेंस आपको फॉलो करना है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो मैंने रेफरेंस साइड में लिखा है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपके पास पेज में लिखा हुआ है। और जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मेमोरी में मार्क हो जाता है, यानी आपको रट जाता है, याद हो जाता है। सो ड्रॉ ए कॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों साइड्स कॉन्वेक्स हैं। ये एक डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस हम इसको कह सकते हैं। तो अगर इस सरफेस का पूरा स्फीयर में ड्रॉ करता हूं, देन दिस स्फीयर लुक लाइक दिस, जिसका कि ये पार्ट है। इसी तरह से दूसरी साइड वाली सरफेस के लिए भी अगर मैं पूरा स्फीयर ड्रॉ करता हूं, इट लुक लाइक दिस। इस लेंस का जो ऑप्टिक सेंटर है हम उसे मार्क करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। सो दिस इज ऑप्टिक सेंटर, जिसको मैं किससे दिखा सकता हूं, सिंबल C से। जितनी भी बैंडिंग होती है पर्टिकुलर यहां पर हम लेंस को थिक लेंस की तरह ट्रीट करने वाले हैं, पर आगे जितने भी डेरिवेशन आप कर रहे हैं, जितनी भी बैंडिंग आपको दिखानी है, रिफ्रैक्शन दिखाना है, हम इस सेंटर लाइन से दिखाते हैं रे को जितना भी बैंड करना है। फिलहाल हम एंटर करेगी रे, एग्जिट करेगी, दोनों टाइम बैंड करेंगे। तो ये जो लाइन सेंटर लाइन मैंने खींची, इसकी अभी कोई सिग्निफिकेंस यहां पर नहीं है। अब मैं ड्रॉ करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ऑप्टिक सेंटर से होकर जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मार्क कर देते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगी। इंपॉर्टेंस यहां पर इस डायग्राम में कुछ ज्यादा नहीं है। तो अगर इस स्फीयर की बात करें जिसका की पार्ट है लेंस की फर्स्ट सरफेस, तो ये है C1, center of curvature of this sphere, and here somewhere it is C2, center of curvature of second sphere। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें यहाँ पे दिखानी है और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका उसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, इस तरह से हम एरो लगाकर दिखाते हैं। फर्स्ट फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकेंड फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। सारी डिस्टेंसेस जो नापनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नापी जाएंगी। अब हम कंसिडर करेंगे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है और उसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। माना कि यहां रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट O, तो एक रे से जा रही है स्ट्रेट जो अनडेविएटेड चले जाएगी बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मली इंसिडेंट होने की वजह से अलोंग द नॉर्मल जा रही सीधी चली जाएगी, जिसको मैंने एक एरो से दिखाया। माना कि दूसरे रे फर्स्ट फेस पर किसी पॉइंट A पर इंसिडेंट है। यहां डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसमें दो एरो लगाकर दिखा रहे हैं। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किधर जाएगी, किधर बैंड होगी, वो पता करने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनेगा, अगर मैं C1 से A को मिलाते हुए एक लाइन खींचूं तो ये होगी रेडियस CA, जो कि A पॉइंट पर नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो मैं इसको मार्क करता हूं N1, नॉर्मल N1। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो आप जानते हैं, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम दिखाते हैं सिंबल I से। फर्स्ट फेज से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। अब कैसे पता चला डेंसर मीडियम, तो मैं यहां मार्क कर देता हूं। इसका जो मटेरियल है लेंस का, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मार्क करने का तरीका आप देख लें। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट N सबस्क्रिप्ट L। और यहां पर हवा है N सबस्क्रिप्ट, हम उसको मीडियम मान रहे हैं, तो N सबस्क्रिप्ट M, इधर भी NM, इधर NL और इधर भी NM। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मार्क किए। आपको दिया हुआ है जिसे मैं रेफरेंस साइड में लिख सकता हूं, NL इज ग्रेटर देन NM, एंड ये भी दिया हुआ है NL अपॉन NM इज एक्चुअली N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनसे हम उसको दिखाने वाले हैं आगे के डिस्कशन में।
तो रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जब भी जाती है बैंड होती है और नॉर्मल के पास आती है, तो ये बैंड होगी, नॉर्मल के पास आएगी। अगर सेकेंड सरफेस यहां पर एग्जिस्ट ना कर रही हो ऐसा मान लें हम, तो ये रे अनडेविएटेड सीधे चले जाएगी, सेकेंड सरफेस से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, चली जाती और कहां पर मिलती, प्रिंसिपल एक्सिस को, या हम बोले इधर से ओ से आने वाली जो सीधी रे है उसको मिलती इस पॉइंट पर, और यहां पर इमेज फॉर्म होती। अभी नहीं हो रही है फाइनल इमेज यहां पर ये इमेज यहां बनती, जिसको मैं आई डैश से दिखा रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर मैं यहां पे मार्क करता हूं, सारी डिस्टेंस हमें ऑप्टिक सेंटर ही से नापनी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहां पर स्मॉल यू। आपको एग्जैक्टली वही सिंबल्स यूज करने हैं जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड अगर सिर्फ फर्स्ट फेस होता रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, इधर पूरे में एनएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता, तो इमेज बनती आई डैश पर, जिसको मैं इमेज डिस्टेंस वी डैश से दिखा रहा हूं यहां पर इस तरह से। पर एक्चुअल में दूसरी सरफेस यहां को एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकेंड फेज। जो सेकेंड फेज है वहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा और यहां रे जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, C2 को रेफरेंस लेते हुए अगर मैं एक लाइन खींचता हूं जो रेडियस के अलोंग है, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूं नॉर्मल N2, और जब रे इस बाउंड्री पर पहुंचेगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। दूर हटेगी इसका मतलब ये बैंड होगी और भी पहले जाकर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कहीं। जिस पॉइंट पर मिलेगी वहां इमेज फॉर्म होगी, फाइनल इमेज हमें यहीं मिलने वाली इमेज आई, और इसकी डिस्टेंस को हम दिखाने वाले हैं सिंबल V से। और अब हमें एक रिलेशन चाहिए जो लिंक करेगा, जैसे कि मैंने लिखा था फोकल लेंथ का रिलेशन। यहां F आपको कहीं नहीं दिख रहा है, पर जो हम डिराइव करेंगे उसमें आप देखेंगे कि F एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी, इमेज डिस्टेंस रहेगी, तो इनको आपस में हमें लिंक करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आएंगे R1 एंड R2, जिसको घिस करके हम लेंस बनाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो वो रिलेशन क्या है, डायग्राम पूरा बन चुका है। अगर आप ऐसे डिराइव करना चाहते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये तरीका बोर्ड में ही दिया गया था, सॉल्यूशन जब दिए गए थे। और अदरवाइज आप अगर 3 डायग्राम बनाकर डिराइव करना चाहते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, नंबर उसमें भी उतने ही मिलेंगे और इस तरीके में भी उतने ही मिलेंगे। समझ में भी इसमें बेटर आएगा, उसमें समझ में आएगा, पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो ये डायग्राम हमारा पूरा बन चुका है, अब हमें डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन में कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायग्राम बनाकर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। या तो आप लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड में है तो सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, स्टेट बोर्ड में तो आप डिस्क्राइब करेंगे पूरी सिचुएशन को। यहाँ हम बीच का रास्ता लगाते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं, यानी हम लिखेंगे कंसिडरिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो कंसिडरिंग इमेज फॉर्मेशन मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख सकते हैं कंसिडरिंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O फ्रॉम ए गिवन कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन फिगर। तो ये हमने डिस्क्राइब किया। साथ ही में 1-2 लाइन हम और लिख सकते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस इज एट आई डैश, जिसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट सरफेस जो इमेज आई डैश पर बना रही है, वो इमेज सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब मिरर रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा, तो कॉनकेव मिरर है,
हम जानते हैं कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता। तो यहां पर भी उस कंडीशन को हम इंपोज करके समझ सकते हैं। वर्चुअल और रियल का मतलब यही है, मैंने यहां पर हाथ घुमाया, अगर यहां कुछ नहीं है पर दिख रहा है कुछ, मींस इट इज वर्चुअल, और हाथ घुमाया यहां कुछ है भी सही और दिख भी रहा है, इट मींस इट इज रियल। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जो कि सेकंड सरफेस के लिए इमेज की तरह काम करने वाला है, तो एक्चुअल में नहीं है, पर फर्स्ट सरफेस ने रेस को वहीं भेजा है रिफ्रैक्ट करके, तो वो जो इमेज आई डैश है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड सरफेस के लिए। तो ऐसा मानते हुए, शुरू में अगर कम समझ में आया तो आप मान लीजिएगा, धीरे धीरे पक्का समझ में आ जाएगा। तो रे डायग्राम हम बना चुके हैं, हमने लैंग्वेज में लिखा, लैंग्वेज में आपने लिखा कि आई डैश पर वर्चुअल इमेज बन रही है। कंप्लीट करते हैं इसको। दिस वर्चुअल इमेज, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, आपको लिखना है दिस वर्चुअल इमेज एट आई डैश, सॉरी वर्चुअल इमेज नहीं, दिस इमेज आई डैश, वर्चुअल को काट दीजिए सिंगल लाइन से, दिस इमेज आई डैश फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट सरफेस acts formed due to first surface acts as virtual object for the second surface, acts as virtual object for the second surface, and final image is formed at I as shown, and final image is formed at I as shown। तो ये इनिशियलाइजेशन पूरा हो गया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसकी मैथमेटिकल स्टेप्स पर जाते हैं। तो जो हम पहले से जानते हैं, यानी रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे। तो आप लिखोगे वी नो दैट फॉर रिफ्रैक्शन, वी नो दैट फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस, तो अगर किसी कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन कौन सा रिलेशन वैलिड होता है, आपको पता है, हम लिख सकते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। दिस इज से इक्वेशन 1, मान लिया हमने ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद आपको लिखना है, ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए भी लगाएंगे और इसी इक्वेशन को हम सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए भी लगाएंगे, दोनों जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ अप्लाइंग इक्वेशन 1 फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस, अप्लाइंग इक्वेशन 1, आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं ई क्यू एन फॉर refraction at first phase, we get, तो हमें जो रिलेशन मिलता है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL, तो N2 की जगह मैं लिखने वाला हूं NL अपॉन सेकेंड जो इमेज फर्स्ट फेज से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो बन रही है आई डैश, जिसकी डिस्टेंस v डैश है, तो v की जगह मैं इमेज डिस्टेंस लिखने वाला हूँ v डैश माइनस n1, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n सबस्क्रिप्ट m, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है तो u रहेगी इक्वल टू n2 यानी nl माइनस n1 यानी फर्स्ट मीडियम nm अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट फेस की लगेगी यहाँ पे बच्चों r1। दिस इज इक्वेशन a, सपोज दिस इज इक्वेशन। तो ये हमने लिखा। सिमिलरली रिफ्रैक्शन सेकेंड फेज पर भी हो रहा है तो हम उसके लिए भी लगाएंगे आल्सो फॉर रिफ्रैक्शन एट
सेकेंड सरफेस भी लिख सकते हैं आप, सेकेंड फेस भी लिख सकते हैं। वी गेट, ये सपोर्टिंग लैंग्वेज है जो आपको लिखनी ही होगी। तो अभी फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL यानी लेंस है, और सेकेंड मीडियम है मीडियम NM, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। तो इस फॉर्मूले में N2 की जगह मैं लिखने वाला हूं NM अपॉन सेकेंड सरफेस के बाद जो फाइनल इमेज मिल रही है हमको वो I पर मिल रही है जिसकी डिस्टेंस V है, अपॉन V माइनस NL अपॉन जो ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो I डैश पर इमेज बनी है फर्स्ट सरफेस ने बनाई है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ये हम देख पा रहे हैं क्या है, V डैश। तो यहां आएगा V डैश। साइन कन्वेंशन आप लगाएंगे तो भी फाइनल रिजल्ट सेम आने वाला है। तो यहां पर मैंने इसको लिखा ऐसे, इक्वल टू N2 यानी NM माइनस N1 यानी NL अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस की R2। सो दिस इज इक्वेशन B। अब हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड फेस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों रिफ्रैक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों रिजल्ट A और B को हम कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप लिखोगे एज बोथ दी सरफेसेस कोएग्जिस्ट, दोनों सह अस्तित्व रखती हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, सरफेसेस कोएग्जिस्ट। सो एडिंग इक्वेशंस A and B we get, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। अब यहाँ कुछ स्टेप्स आप खा सकते हैं, दिमाग में चला सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ नंबर नहीं होते बोर्ड में, आप सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है हमको देखेंगे, जोड़ा दोनों को हमने जोड़ा तो एक टर्म यहाँ NL अपॉन V डैश पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये कट गई, NM कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इस साइड में। और अगर मैं NL माइनस NM कॉमन लेता हूँ तो 1 अपॉन R1 पॉजिटिव बचेगा, जबकि 1 अपॉन R2 नेगेटिव बचेगा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस रिवर्स है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं N सबस्क्रिप्ट M जो कि कॉमन, बाकी ब्रैकेट में 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू कॉमन फैक्टर इज NL माइनस NM टाइम्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब हम इसमें लॉजिक लगाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, यानी U अगर इंफिनिटी है, तो आपको लैंग्वेज में लिखना है इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो V कितना हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ यहीं से इंट्रोड्यूस हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो मैं V को रिप्लेस करने वाला हूं F से, U को इंफिनिटी से, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। साथ ही साथ हम रेफरेंस साइड में लिख देंगे आल्सो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, वहीं पर उसी स्टेप के वहां पर आल्सो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आपको लगाना नहीं है, बस लिखना है कि हमने साइन कन्वेंशन लगा दिया। इसके कोई नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। साइन कन्वेंशन लगाने पर भी यही रिजल्ट आने वाला है, नहीं लगाएंगे तो भी ये रिजल्ट आने वाला है। तो हमने साइन कन्वेंशन इनबिल्ट कंसिडर किया। तो फाइनल रिजल्ट अब लिखेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है हमको, वी गेट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वी गेट वन अपॉन एफ इक्वल टू, हम क्या करते हैं इस NF को, इसके एक स्टेप और खा जाते हैं, NM को NL के नीचे ले गए और NL अपॉन NM को हमने लिखा N, तो इधर आएगा N माइनस 1 टाइम्स ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन
R2। तो इसको ब्लॉक में बंद करेंगे, दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो 3 नंबर का डेरिवेशन आपका यहाँ खत्म होता है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम इतने सारे क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं, तो अगला जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसमें आप देखेंगे इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हमें इसमें करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।